हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका जो डीएसएसबी का पीवाईक्यू मतलब कि डीएसएसबी का जो वार्डल का पेपर था उसका पीवाईक्यू हम सोल्व करते हैं। 10 तारीख छठा महीना 2024 यानी कि पिछले ही महीने आपका पेपर हुआ था, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। और आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है उसे हम निपटा चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट को हमने दो पार्ट्स में निपटाया था, क्लास 1 और क्लास 2 करके पढ़ी होगी। जिसने नहीं देखी है वो जाके एक बार देख सकता है। अगर मैं पीडीएफ की बात करूं तो पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे चैनल है कीस्टोन क्लासेस, अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और अगर आप सर्च नहीं करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके भी चैनल पे डायरेक्ट पहुंच सकते हो। ठीक है। और डीएसएसबी पीवाईक्यू 10 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी वो हमें एक तो इंग्लिश में मिली थी और हमने उसका फर्स्ट पार्ट कल ही निपटा लिया था। कल कर लिया था, सेकंड पार्ट इसका हम आज कर लेते हैं। कोशिश करेंगे, कुछ लोगों की क्वेरीज है कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दो, कुछ पेपर्स आ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि बीच में एक दो दिन, 3 दिन जैसे भी होगा तो 2 से 3 वीडियो अगर मैं प्रोवाइड कर सकूं तो मैं कर पाऊंगा। अगर मैं कर सकूंगा तो मैं कर पाऊंगा, देखो मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि टाइम बहुत जाता है और ठीक ठाक टाइम, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम जाता है इन कामों में। ठीक है। तो डीएसएसबी सेकंड पार्ट और बाकी इसका कल की क्लास का जो फर्स्ट पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन को रेक्टिफाई करना है, लेकिन उससे पहले आप एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है। नॉर्मल ट्रेडिशनल क्वेश्चन से हटके तो पहले मैं इसे कराऊंगा फिर मैं उस पर जाऊंगा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम बिकम 6 टाइम ऑफ व्हाट इट एक्चुअली इज, जितना सेलिंग प्राइस पहले था सेकंड वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, उसका 6 गुना हो रहा है। ठीक है, ये बोला क्वेश्चन ने। द नॉमिनल प्रॉफिट बिकम 7 टाइम्स ऑफ व्हाट इट एक्चुअली, जो प्रॉफिट था वो 7 टाइम्स हो जाता है किसका, जहां जब पहले एक्चुअल में जितना प्रॉफिट हो रहा था उसका 7 टाइम्स हो जाता है। तो मेरे से पूछ रहा है फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। दो लाइनों में दो कंडीशन मेरे को दी है, मैं लिख लेता हूं। मैंने बोला, इसने बोला है मेरे को जो सेलिंग प्राइस 1 है, अगर वो कुछ भी है, जैसे कि मैं मान लेता हूं जस्ट सपोज कि एक्स है। ठीक है, डरना नहीं है, एक्स मान लिया कि बहुत बड़ी चीज हो गई, एक्स को कट जाएगा, सब कुछ कटेगा इसमें। अगर SP1 जो है वो एक्स है तो मैं बोलूंगा जो सेलिंग प्राइस बाद वाला है वो जो हो जाएगा वो 6x हो जाएगा, 6 गुना हो रहा है। यहाँ पे 6 टाइम्स की बात कर रहा है। ऐसी इसी तरीके से प्रॉफिट की बात कर रहा है। भाई प्रॉफिट 1 अगर y है, अगर मैं y मान लेता हूं तो बोला सेकंड वाली कंडीशन के हिसाब से जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट का 7 गुना हो रहा है। 7 गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को पता है कि जो मेरा सीपी होता है, सीपी होता है मेरा एसपी माइनस में, एसपी माइनस में प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी हो। इस कंडीशन में प्रॉफिट है तो सिर्फ प्रॉफिट होगा। अगर मैं यहाँ पहली वाली कंडीशन को देखूं, इस वाली को SP1 और प्रॉफिट 1 वाली कंडीशन को देखूं तो एसपी में से अगर मैं प्रॉफिट घटा दूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू सीपी। अगर मैं दूसरी वाली कंडीशन को देखूं, क्योंकि सीपी तो सेम ही है दोनों कंडीशंस में, दोनों कंडीशंस में सीपी तो सेम ही है। अगर सीपी सेम है तो मैं सीधे सीधे बोलूं कि SP2 यानी कि 6x माइनस में 7y ये भी सीपी के बराबर होगा। तो ये दोनों इक्वेशन भी आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। यानी कि मैं फर्दर ये कहना चाह रहा हूं कि जो x माइनस वाई है वो इक्वल होगा 6x माइनस में 7y के। अगर मैं x को और y को एक तरफ लेकर चला जाता हूं तो y इधर चला जाएगा, 7y को इधर ले आते हैं, 7y इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 5x के। तो आगे मैं कह सकता हूं कि y अपॉन x इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। ठीक है। अब y मैंने क्या माना था, मैंने y माना था प्रॉफिट है, मैंने y माना था कि ये तो प्रॉफिट है। और x मैंने क्या माना था, x मैंने माना था सिंबल है हमारा सेलिंग प्राइस है, SP है। तो ये वाली कंडीशन यहां भी काम करेगी। अगर रेशो के हिसाब से मेरा प्रॉफिट जो है 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है, तो मैं बोल सकता हूं कि रेशो के हिसाब से मेरा जो सीपी है वो 1 है। अगर मेरे पास सीपी आ गया, मेरे पास प्रॉफिट आ गया, तो मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल सकता हूं। रेशो के हिसाब से मेरा जो प्रॉफिट है वो 5 है और सीपी 1 है। प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। तो 500% जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन था, बाकी आप लोग इसको नोट डाउन में कर लो बुक में। ठीक है, बाकी चलते हैं पिछली वाली क्लास के क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर बिटवीन 2 एंड 8। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन जब मैंने कराया मेरे दिमाग में दो चीजें चल रही थी। अभी असिस्टेंट ग्रेड 3 का मार्च में पेपर हुआ था, उस पेपर में क्या करा था, उस पेपर में कुछ कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन था।
अगर आप बोलोगे तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके ना डाल दूंगा कहीं जहां पे आप उसे देख सको। वहां पे इन्होंने क्या करा था, इस बिटवीन को कंसीडर नहीं करा था, उन्होंने इस बिटवीन के बिना पे यहाँ पे आंसर निकाला था। पर इस केस में क्या कर रहे हैं, इस बिटवीन को मेरे हिसाब से बिटवीन को कंसीडर करना चाहिए। अगर मेरे से बोलता है कि 1 और 3 के बीच में कितनी संख्या है, तो 1 के और 3 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या है जो 2 है। अगर मैं बोलूंगा 5 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, तो 5 और 10 के बीच में 6, 7, 8, 9 4 संख्याएं बनेगी। हम यहाँ पे इस केस में 5 और 10 को कंसीडर नहीं करते, ना आगे वाला ना पीछे वाला, बिटवीन के केस में। लेकिन इनकी आंसर की में एक जगह बिटवीन को कंसीडर नहीं करा हुआ था। मतलब बिटवीन का जो मतलब होता है, बिटवीन मतलब बीच का जो अर्थ होता है, उसको कंसीडर करे बिना उन्होंने क्या करा, तो 2 को भी कंसीडर करा था और 8 को भी कंसीडर करा था। तो इस केस में मेरे दिमाग में कुछ कुछ ऐसा ही कुछ चल रहा था, तो मैंने इसको इसी तरीके से कंसीडर करके यहाँ पे आंसर निकाला आपका। अगर आप पिछली क्लास खोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने 2 को भी उसमें कंसीडर करा है, मैंने उसमें 8 को भी कंसीडर करा है। पर किसी सब्सक्राइबर ने ये बात नोट करी और मेरे को बताया, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, पुराने हैं बहुत हमारे चैनल पे, तो उन्होंने नोट करी, तो उन्होंने बताया, तो मेरे को फिर याद आया, मगर ये तो मैंने गलती कर दी, मेरे को पिछले वाले के हिसाब से मेरे को बिटवीन ने हटाया, बिटवीन हटा दिया। तो इस वाले में क्योंकि बिटवीन कंसीडर करा है, तो इसको 2 को और इसको 8 को, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इन दोनों को अगर हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक सेकेंड रुकना, हाँ, इन दोनों को अगर हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो हमें काउंट कौन कौन से करने पड़ेंगे, हमें 3 का स्क्वायर काउंट करना पड़ेगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि इनके बीच में जो संख्या आएंगे उनके स्क्वायर होंगे, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, ये सब कंसीडर करने पड़ेंगे। इनको तो आप बिना फॉर्मूले के भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, बिना फॉर्मूले के बस इन्हें प्लस माइनस कर दो और काम खत्म हो जाए, या फिर फॉर्मूले में डालना है तो फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कल भी कराया था, मैं एक बार और लिख देता हूं, 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n नंबर्स, सम ऑफ n नंबर्स, पर ये जो नंबर है वो 1 से स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको निकालोगे, पूरे को निकालोगे, फिर माइनस करोगे, इससे बढ़िया छोड़ो, सिंपल 4-5 डिजिट है, इनको यहीं पे प्लस कर लेते हैं। 9 6 15 5, 20 और 6 26, 26 और 9 35, और 35 का 3 हासिल, 3 और 1 4, 5 6, 6 3 9, 6 4 10 और 3 13, 135 आ जाएगा। इसका सम अगर 135 आ गया और मेरे से एवरेज पूछा है, तो एवरेज कितना हो गया 135, और टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 और 5, 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27 जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिटवीन कंसीडर करने के बाद, जो कि एक्चुअल में राइट आंसर होना चाहिए। एएस वाले में जो है शायद उन्होंने नंबर दे दिए होंगे, तो उसकी वजह से इनका क्वेश्चन बैंक अपडेट हो गया होगा, ऐसा हो सकता है, बाई चांस ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, हम कर रहे थे अगला सेट, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, दीपन गोट 7200 ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 7200 वोट प्राप्त करता है दीपन टोटल वैलिड वोट्स का। अभी हमें कुछ नहीं पता कि वैलिड कितने इनवैलिड कितने, तो 100% अभी हमारे लिए वोट है। इफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय राकेश इज 25%, 2 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट में एक बंदे को 7200 मिले, एक को 25% मिले। भाई मेरे को एक बात बताओ, टोटल वोट अगर 100 होंगे, एक को 25% मिले होंगे तो दूसरे को 75% मिले होंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, मेरे को इसने बोला नहीं है कि इनवैलिड वोट्स कितने हैं, तो टोटल 100% ही वैलिड है मेरे हिसाब से। अगर 100% ही वैलिड है तो इस 75% की वैल्यू तो मेरे को 7200 दी है इसने, 7200 दी है, और मेरे से 100% वोट्स की पूछी है। 100% वोट कितने हो जाएंगे, 7200 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में, सॉरी अपॉन में 75 और मल्टीप्लाई में 100, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 चौका, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, सॉरी 3 दूनी 6 होता ना, 3 दूनी 6, 24 चौका 96, 9600 वोट्स जो है वो हमारे
टोटल आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ए टैंक इज फिल्ड इन 3 आवर्स। देखो पीडीएफ ऐसी ही थी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये पीडीएफ ही ऐसी थी। मैं थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ फिर भी क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो जाए, मुझे लग रहा है शायद दिक्कत आएगी। ए टैंक इज फिल्ड इन 3 आवर्स बाई 3 पाइप्स ए बी एंड सी। एक टैंक जो ए है वो 3 घंटे में भरा जा सकता है किनके द्वारा? 3 पाइप्स ए बी और सी के द्वारा। द पाइप सी इज थ्राइस एज फास्ट एज बी। मतलब बी जितना फास्ट है, सी जो है उसका 3 गुना फास्ट है, यही कह रहा है। मैंने लिखता चल रहा हूं साथ साथ। और सेकंड वाली कंडीशन में एंड लगा के इसने कहा कि बी इज 4 टाइम्स एज फास्ट एज ए। ठीक है, बी जो है वो 4 गुना ज्यादा तेज है किसके मुकाबले? ए की। तो मैं यहाँ ए लिख लूं, कोई दिक्कत है? मैंने बोला ए अगर 1 है तो ये बी को बोल रहा है 4, मेरे को 2 बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैंने सीधा सीधा यहीं पे ले लिया रेशो कि जो एफिशिएंसी का रेशो है इनका कितना आ गया? 1, 4 और 12, जहां तक ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो इसने कहा कि 3 घंटे में तीनों भर सकते हैं। पहली वाली कंडीशन में इसने कहा था 3 घंटे में तीनों भर सकते हैं। तो अगर मैं टोटल टैंक की कैपेसिटी की बात करूं तो टोटल टैंक हमारा हो जाएगा 12, 4, 16 और 1, 17 एक घंटे में। और 3 घंटे में भर सकते हैं तो 17 या 51, 51 हमारी टोटल कैपेसिटी हो गई। अगर टोटल कैपेसिटी इतनी हो गई तो सवाल देख लो क्या पूछा हुआ है। हाउ मच टाइम विल पाइप 8 अलोंग टेक टू फिल द टैंक। ए जो है एक बार 1 घंटे में एक काम कर रहा है, तो 51 काम को कितने घंटे में करेगा? 51 आवर्स जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 men or 10 women earn 16500 in a day. How much will 15 women or and 5 men earn in a day? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जैसे आप करते हो वैसे देख लेना, एक बार ये सुन लो। मेरे को यहाँ पे बोला 5 आदमियों से अर्न करवाना है, यहाँ भी मेरे से 5 आदमियों का अर्न बोला हुआ है, तो 16,500 तो सीधे सीधे हो गए। ठीक है, 16,500 तो 5 आदमियों के हो गए। बस मुझे 15 वुमेन के निकालने हैं। मेरे को पता 10 वुमेन के कितने हैं? 10 वुमेन के हैं 16,500। तो ये जो है इसका 2/3 है। 10 जो है 10 और 15 का अगर मैं देखूं तो मैं 3/2 कर दूं। तो अगर मैं 3/2 कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। तो मैं रुपए को भी 3/2 कर देता हूं। अगर मैं 3/2 करूंगा, अरे हाँ, अगर मैं 10 को अरे भैया ये छोटा करने पे यही दिक्कत आती है। मैंने बोला अगर मैं इसको नहीं, सॉरी, इसको 3/2 करता हूं तो मेरे को 15 मिल जाता है। तो मैं इसको भी 3/2 कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कितने रुपए मिल रहे हैं? तो 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, 165 15, 10 55 25 का 5 एक हासिल, 5 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 1 31 का एक 3 हासिल, 5 एकम 5 और 3 8 मल्टीप्लाई में 5 6 1 5 6 8 हो जाए 14 का 4 एक हासिल 2 2 4 0 5 0 इतने रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, 240520 ये हमारे इतने रुपए मिल जाएंगे। अब ये उधर चला गया, चलो कोई बात नहीं, मेरे को याद है 240520 है, 20 ही था ना? 24050 24050 इतने रुपए हमें किससे मिल गए? 15 वुमेन से। और इतने हमें 5 मैन से, जो कि हमें यही दिखा रखा था। इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, 0 5 0 5 और फिर आएगा 5, नहीं क्या कर रहे हैं, 24050। ठीक है, 0 5 5 6 4 10 की 0 एक हासिल 2 3 और 1 4 4 0 0 5 0 5 0। ये तो गलत आ रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ कर दी हमने कुछ, यहाँ पे गड़बड़ हुई है पक्का। एक बार मैं मिटा के दोबारा से कर देता हूँ। 16,500 तक तो क्लियर है ही। अगर 10 3/2 है तो मैं बोलता हूं कि 16,500 जो है
16,500 का भी हम 3/2 निकाल लेते हैं तो हमें प्राइस मिल जाएगा। तो 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, 165 और 15, 55 25 का 5, 2 हासिल 1 हासिल ले रहे थे हम। 6 पंजे 30 और 2 32 का 2, 3 हासिल, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 एकम 5, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 5 7 8 6 14 का 4, 1 हासिल, 24750 आएगा। ठीक है, ये आएगा 24750 क्योंकि 1650 था ना, तो ये आएगा 24750। इसको इसमें जोड़ देंगे तो 5 7 5 12 का 2, 1 हासिल, 6 4 10 और 11 का 1, 1 हासिल, 2 3 और 1 4, 41,250 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41,250। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगर थोड़ा सा ऐसे चलाओगे, वरना आपको रेशियोज बनाने पड़ेंगे, रेशियोज के हिसाब से पर व्यक्ति निकालना पड़ेगा, फिर 15 की मल्टीप्लाई उसमें करोगे, 5 की मल्टीप्लाई उसमें करोगे, इससे बढ़िया सीधा सीधा दिख रहा है तो यहीं से इसको निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ लीजिए आप पॉइंटों में। ऑप्शन जो है वो हमारा पॉइंटों में है, ऑप्शन जो है वो हमारा पॉइंटों में है, और ऑप्शन जो है वो काफी दूर है, तो अप्रोक्सीमेशन तो हम लगाएंगे इसमें कुछ ना कुछ करके। देखते हैं फिर। बाय ट्रैवलिंग इन ए कार युवराज कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 80 मिनट्स एट स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर। मेरे को स्पीड दी हुई है, मेरे को टाइम दिया हुआ है। टाइम को अगर मैं 80 मिनट को बोलूं तो मैं 80 मिनट को बोलूंगा घंटे में 80/60, 80/60 यानी कि 4/3 आवर्स। ठीक है, 4/3 आवर्स बोलूंगा। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम होगा 96 अपॉन में 4/3। 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 128 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया 128 किलोमीटर। At what approximate speed should Yuvraj travel if he has to cover the same distance in 45 minutes? अब मेरे को टाइम दिया हुआ है। अब इस दूसरी वाली कंडीशन में मेरे पास क्या है, मेरे पास टाइम है और मेरे पास डिस्टेंस है, और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को स्पीड निकालना है। मेरे को पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इस कंडीशन में मेरे को स्पीड निकाल लिया तो टाइम नीचे चला जाएगा, तो स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन पर डाल देंगे। क्या है, डिस्टेंस कितना है 128 किलोमीटर और टाइम कितना है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स है, अपॉन में 60 जाएगा और ऊपर 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि 128 अपॉन में 45 अपॉन में 60 है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे लिख के फिर ऊपर मत लिखने लग जाना, टाइम खामा का वेस्ट होता है। तो डायरेक्ट करने की कोशिश करो कि 45 अपॉन में 60 आएगा तो ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 से ये हो गया 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, पूरा कट गया। तो 1 सेकेंड 80 मिनट, ये तो पूरा पूरा कट रहा है और पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 1 सेकेंड यहाँ देख लेते हैं। 96 किलोमीटर पर आवर, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 ही आएगा। ये 3 से पूरा कहाँ कट रहा है, ये तो 3 से पूरा नहीं कट रहा है। 3 चौक 12, ये नहीं कटेगा ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, पॉइंटों में आंसर है, मेरा पूरा कैसे कट गया, छोटी छोटी गड़बड़। ठीक है, और फिर इसको काटेंगे, किससे काट सकते हैं, 15 चौका 60 होता है। ठीक है, तो मैं यहीं से यहीं देख लेता हूँ। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 0.66 आएगा। ठीक बात है, 42.66 आएगा। तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूँ 43, मल्टीप्लाई में 4, 4 तिया 12 का 2, 1 हासिल, 4 चौक 16 और 1 17। अप्रोक्सीमेट में जो वैल्यू आएगी वो 172 किलोमीटर के आसपास आएगी। नियर बाई, सबसे नियर बाई कौन सा ऑप्शन है, 195 बहुत ऊपर, 185 भी ऊपर, 200 तो ज्यादा ही ऊपर। तो मेरा एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा बचता है, 170.7 किलोमीटर्स। अगर थोड़ा सा और नियर बाई भी ऑप्शन होता है तो आप ये बात याद रखना कि हमने यहाँ से जो वैल्यू है
वो यहाँ से प्लस करी थी, तो जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो 172 से थोड़ी सी कम आएगी, और 172 से थोड़ी सी कम वैल्यू हमारे पास सिर्फ एक है, वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर 3। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए आप ये कर सकते हो, वरना गुणा भाग में जिंदगी खराब हो ही जाती है। इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 1600 मीटर, फारूक एंड सिम्बा स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। फारूक और सिम्बा ने सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करा, विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। एक की स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड, ये सर्कुलर पाथ है, एक भाग रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, एक ही तरफ एक ही दिशा में, सेम पॉइंट सेम टाइम सेम डायरेक्शन। ठीक है, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक इफ दे वर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड या समानांतर चाल की बात करूं तो वो हो जाएगा इनका डिफरेंस, यानी कि 9 माइनस में 6 कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 9 माइनस में 5, 9 माइनस में 5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। और ये जब एक दूसरे को मिलेंगे तो क्या ट्रेवल कर लेंगे, वो एक पूरा सर्कल पाथ ट्रेवल कर लेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस जो है भाई, ये 9 मीटर से छूटा, ये 5 मीटर से छूटा। अब जब ये पूरा डिस्टेंस अपने बीच का ट्रेवल कर लेगा तभी तो ये 9 मीटर वाला इसको मिल पाएगा। ये कितना डिस्टेंस होगा, जितना कि वो सर्कुलर पाथ है, जो सर्कुलर पाथ है वही डिस्टेंस होगा। 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहे हैं तो 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 400 सेकंड बाद जो है ये दोबारा आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, हमसे सिर्फ टाइम पूछा है, यहाँ पे हमसे डिस्टेंस भी पूछ सकता है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेंगे। ठीक है, अगर पूछता है आपसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे तो 9 मीटर वाला 9 मल्टीप्लाई में 400 यानी कि 3600 मीटर, और 5 मीटर वाला 5 मल्टीप्लाई में 400 यानी कि 2000 मीटर। आगे अंतर 1600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सपोज टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 30% ईच इज इक्वलेंट टू ए सिंगल इंक्रीज ऑफ 5%। दो सक्सेसिव इंक्रीज हैं किसकी, 30% की। मेरे को पता है अगर 30% की दो सक्सेसिव इंक्रीज हैं तो अगर मैं बोलूं हम चौथी तीसरी क्लास पे आ चुके हैं तो मुझे देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये 69% है। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। इस वाले फॉर्मूले में हमको रखना है a प्लस बी प्लस माइनस a मल्टीप्लाई b बाई 100। जब आप इसको यहाँ पे इसकी वैल्यूज को रखोगे, प्लस माइनस डिपेंड करेगा कि अंदर से कौन से साइन की वैल्यू जो है वो बाहर आएगी। ठीक है, 69% हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, y की हमारी 69% हो गई। एंड टू सक्सेसिव डिक्रीज ऑफ 30% ईच इक्वलेंट टू ए सिंगल डिक्रीज z। भाई 30% की माइनस हो गई, डिक्रीज आई है। अब फिर इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। अब यहाँ पे 30 30 60 हो जाएगा। अब मैं इसमें दिखा देता हूँ, 30 30 ये 60 हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 30 क्या, 2 जीरो से 2 जीरो नीचे वाली कट जाएंगी, 3 तिया 9, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं तो 9 अंदर से आएगा प्लस का, तो ये प्लस का 9 आएगा। तो 60 माइनस में 9 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 51%। ठीक है, तो हमारी जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 51%। अप्रोक्सीमेटली बाई व्हाट परसेंट इज वाई मोर देन जेड। जेड के मुकाबले वाई कितना ज्यादा है, जेड के मुकाबले वाई 18 ज्यादा है। 51 को हम डालेंगे नीचे और मल्टीप्लाई में 100। वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली है तो हमको पूरा काटने की कोई इच्छा हमारी तो है नहीं, तो हम बोल देंगे इसको 50। हम बोलेंगे भैया 50 दूनी 100 यानी कि 18 दूनी 36। मैंने नीचे वाले को थोड़ा सा कम कर दिया था, ऊपर वाले की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी, थोड़ी सी ज्यादा आएगी यानी कि 36 से थोड़ी सी कम हमारे जो है वो राइट आंसर होगा। 36 से थोड़ा सा कम हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है 35%। किसी को पूरा काटना है तो पूरा काट के देख सकता है, पॉइंट्स में आएगा। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं एक बार करा ही देता हूँ, कहीं कोई बोलने लग जाए हर चीज को अप्रोक्सीमेट मान लेते हो। ठीक है, अगर मैं इसको 51 से काटूंगा तो ये कटेगा कितने बार, 3 बार। 5 तिया 15 और 3 एकम 3, 153 हो गया हमारा। 60 20 27 बचेगा। फिर हमारे पास बचेगा 27 यानी कि 270 हो जाएगा। 55 25 5 छिक 30, छिक पे ज्यादा हो जाएगा तो 55 25 पे माननी चलेगी। और यहाँ पे 35 पॉइंट समथिंग जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब बेसिक, ये सबसे बेसिक चैप्टर है तो ये तो आप लोगों ने कर ही रखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो सिंपल इसको निकालना है, कुछ नहीं करना भाई। जो प्रोपोर्शन 77 और 63 का है, फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, वही जो रेशो है वो 121 का किसके साथ होगा? अंदर अंदर वाले की गुणा कर दो, बाहर बाहर वाले की गुणा कर दो। तो 63 मल्टीप्लाई 121 अपोन में 77, 7 दिन 63, 11 से कट गया ये 11 बार, तो 99 जो है आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप एक बार पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या आप इसे कर सकते हो। अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन करा था, बिल्कुल डिक्टो उसी का सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो। अभी जो टाइम स्पीड का करा था ना, सर्कुलर पाथ वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये वही वाला है। तो इसे कोई भैया मत बोलना है कि इसे भी करा दो, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए है, पिछला मैंने करा दिया क्योंकि मुझे पता था ये बेचारा आने वाला है, इसको मैं होमवर्क में डालूंगा जरूर। तो पिछला मैंने रेशो प्रोपोर्शन का इसलिए करा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है, if the price of the wheat increased by 18%, then by approximately what percent should Mona reduce the consumption of wheat so that expenses of the wheat remain unchanged? कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, मेरे जो एक्सपेंस है वो डिपेंड किस पे करेंगे? सबसे पहले तो मेरे को इसमें ये वाली बात पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो मेरे को ये बात पता होनी चाहिए कि मेरा जो एक्सपेंसेस है, जो मेरा खर्चा है वो किस पे डिपेंड करेगा? मेरा खर्चा डिपेंड करेगा प्राइस पे और कंजम्पशन पे। भाई प्राइस मल्टीप्लाई में कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो मतलब कि दो चीजों पर डिपेंड कर रही है तीसरी चीज, और तीसरी चीज को कह रहा है ये अनचेंज रहनी चाहिए। अगर मैं बोलूं भैया प्राइस जो है, प्राइस तो वो 100 से 118 हो गया। देखो कुछ लोगों के पास ट्रिक होगी ये वाली, 18 बटे में 118 कर दो, जोड़ के नीचे लिख दो और मल्टीप्लाई में 100 कर दो। प्लीज मुझे मत बताना, ठीक है। आपकी ट्रिक्स ना अच्छे क्वेश्चंस में फेल हो जाती है। जब कोई अच्छा, इसका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा वहीं पे ये फेल हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे 18% की जगह बोलते ना 18.36%, वहीं पे ये फेल हो जाएगी तुरंत, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक है अच्छी, अगर आप लोगों को आती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप इसको एक बार सीख लोगे तो ये आपके लॉन्ग टर्म में दिमाग में रहेगी, और ये यहीं से आता है तो आपको यही पता चल जाएगा एक्चुअल में आता कहाँ से। अब ये ट्रिक लोगों को रटी तो ही है कि जोड़ के नीचे लिख दो और ऊपर लिख दो जो भी अंतर है और मल्टीप्लाई में 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पर ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में काम कर जाती है, बाकी में नहीं कर पाती है। फिर वही दिक्कत आती है कि जब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आता है कि ये तो पता नहीं कहां से आ गया, ये तो हमने कभी करा नहीं, तो उसके तरह उसका मतलब यही है कि आपके जो बेसिक्स है ना वो कमजोर है। आपको यही नहीं पता कि 18 कहां से आया है, बस आपको ये पता है कि ऊपर लिखना है 18 को, नीचे क्या लिखना है, नीचे 100 में जोड़ के लिख देना है, बस कुछ नहीं बताया, नीचे 100 में जोड़ के लिख देना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक टीचर है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत मतलब कि लगभग उनकी 55-60 साल, 55 के ऊपर की एज हो रखी होगी, 55-60 के ऊपर की, और उनका यही वाला हिसाब किताब है कि ऊपर लिख दो जो लिखा हुआ है और नीचे लिख दो 100 में जोड़ कर मल्टीप्लाई 100 कर दो। और कोई पूछ ले कि ऊपर से 18 क्यों लिखना है, नीचे जोड़ के क्यों लिखना है, घटा के क्यों नहीं लिख सकते, वो झाड़ू फेंक के मार देते थे और 150-200 बच्चों की क्लास लेते थे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन की तरफ को आते हैं। मेरे को पता चला है कि जो प्रो है हमारा प्राइस है वो 100 से 118 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 100 से 118 हो गया। और हमने इसने कहा कि जो एक्सपेंसेस है वो सेम के सेम रहने चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ एक और एक ही रहने चाहिए, ठीक है। अब ये जो है, ये तरीका जो है आपका बनता है किससे, आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको करा रहा हूँ, जैसे मैं पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो कंजम्पशन को अगर आपको निकालना है तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आता है इस क्वेश्चन में जब आप बेसिक से सोल्व करते हो। तो ये 100 आ जाएगा और ये आपका 118 आ जाएगा, यानी कि आपका जो है केस जो है वो रिवर्स हो जाएगा। केस अगर रिवर्स हो जाएगा तो मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है कि भैया कंजम्पशन जो है
वो कितनी कम करनी पड़ी भैया? 18 कम करनी पड़ी। मेरे को यहाँ से दिख रहा है 18 कम करी है मैंने, तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि मैंने कंजम्पशन जो है वो 18 कम करी है। 18 कम करी है कितने पे? बेसिक कंजम्पशन कितनी थी? 118 थी, और मल्टीप्लाई बाई 100। अगर मैं इसको इससे काटूंगा और मैंने देखा परसेंटेज तो नियर बाई है भाई, ऐसे तो नहीं काट सकता, तो मैं 2 से काट लेता हूँ। 2 निम 18, 2 पंजे 10 और 2 निम 18। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको 60 बोल देता हूँ। अगर मैं नीचे वाले को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ऊपर वाला थोड़ा कम आएगा। अगर थोड़ा कम आएगा तो थोड़ा ज्यादा वाला आंसर होगा। इसको इससे काट देते हैं, 2 से 5 बार काट देते हैं, और 3 पंजे 15 काट देते हैं, सॉरी 3 तिया 9, 3 तिया 9 काट देते तो 5 तिया 15। मैंने बोला नीचे वाले को मैंने 1 बढ़ाया था, तो ऊपर वाला थोड़ा सा कम आया होगा, यानी कि 15 से थोड़ा सा प्लस जो है वो हमारा आंसर होगा। 15 से थोड़ा सा प्लस, ये थोड़ा सा कम है तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने नीचे को बढ़ाया था। क्योंकि मैंने नीचे को बढ़ाया था, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो थोड़ा सा ज्यादा मेरे को सिर्फ 1 ही दिख रहा है, बाकी तो भैया बहुत ज्यादा है, 1 1 2 2 नंबर ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हम यहाँ पे ऐसी इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना ही होगा अगर आपको टाइम बचाना है तो। पंकज bought a pair of shoes and sold them for 5852। पंकज ने जूते खरीदे और उन्हें 5852 रुपए का बेच दिया। इफ ही इनकर्ड ए लॉस ऑफ 24%, यानी कि उसको लॉस हो गया, यानी कि अगर मैं बात करूं तो सीपी उसका 100 था, लॉस उसको 24 का हो गया, तो जो उसने बेचा उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 100 माइनस में 24, यानी कि 76% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट हो गया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी कि मेरे को 76% की वैल्यू दी हुई है। अगर मेरे को 76% की वैल्यू 5852 दी हुई है, तो मैं 100% की निकाल सकता हूँ। 100% की क्या हो जाएगी? 5852 अपॉन में 76 मल्टीप्लाई बाई 100, 7 अट्ठे 56, ज्यादा हो जाएगा, तो 7 7 49। अब क्योंकि मेरे को पूरे फ्रैक्शन में दिख रहा है सब कुछ, तो मैं सीधा सीधा काट ही लेता हूँ भाई, जीरो तो नहीं आएगी, इस बात की तो गारंटी है, सेकेंड वाले मान पे जीरो तो नहीं आएगी, ये तो मानते हो, क्योंकि 7 7 49 हो जाएगा, और 7 6 42 हो जाएगा आपका, यानी कि हो जाएगा 532। 532 से जीरो तो नहीं आने वाली। लास्ट में डिजिट 2 है, 6 के पहाड़े में कहां कहां 2 आता है मेरे को पता है, सिर्फ सत्ते पे 2 आता है। सत्ते पे अगर 2 आता है तो मैं बोलूंगा 77 हो जाएगा, ये 77 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट नहीं है वैल्यू तो। 77,700 जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जीरो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 76 की कहीं ना कहीं माननी चल जाएगी। अगर जो शेष बच रहा होता वो भी वो भी 76 से कम बच रहा होता, फिर भी हम अगले वाली संख्या लेके डायरेक्ट अपना उसको आगे चला सकते हैं, तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं था। इस केस में यहाँ पे जीरो को देखते ही मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाकी आप सोल्व कर सकते हैं, आप लोगों के सामने ही है। आप काटोगे तो आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज होगी। What time will it take for a sum to 660 to become amount 726 at 2.5 per annum simple interest? देखो सम मेरे को यानी कि प्रिंसिपल इतना दिया हुआ है, अमाउंट इतना दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट आप लोग निकाल सकते हो। इंटरेस्ट आप लोग निकाल सकते हो तो आपको पता है कि इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब मेरे को इंटरेस्ट दिया हुआ है, बाकी सब चीजें नीचे डालनी है और 100 को ऊपर इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई करनी है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम आपको होमवर्क की हिदायत देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता, इतना आप 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पाशा बोरोस 52,000 फ्रॉम लाला फॉर ए पीरियड ऑफ 4 इयर्स। सिंपल ईयर का क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का फिर से क्वेश्चन। ठीक है, 52,000 रुपए लाला 4 साल के टेन्योर के लिए उधार लेता है। What will be the rate of simple interest if the Pasha has to pay an interest of 2080? सिंपल सा क्वेश्चन, ऊपर समझाया कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 100। इसमें समझाना भी कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ब्याज बराबर में प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन, मल्टीप्लाई में रेट यानी कि दर, और मल्टीप्लाई में टाइम यानी कि समय, बटे में 100। ठीक है,
अगर आप इस फॉर्मूले में डालोगे, तीन चीजें हमको हमेशा दी होंगी और चौथी चीज हमें निकालनी होगी, ठीक है। यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, यहाँ से मेरे को इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो मेरे को एक दो तीन चीजें दे दी, एक दो तीन चार ही तो वैल्यू यहाँ पे है। अगर चार में से तीन दे दी तो चौथी अपने आप निकल के आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपके होमवर्क में है। और मैं देख रहा हूँ, देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं पर कर नहीं रहे हो, पता नहीं कर नहीं रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो। बाकी कमेंट छोड़ दो, लेकिन अगर कोई होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन है तो उसे कर दिया करो, मेरे को ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन थ्री कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, फर्स्ट कैंडिडेट गोट 30% ऑफ वोट्स, second got 34% of the votes. If the total number of votes polled is 17000, find the number of votes gets third candidate. पहले कैंडिडेट को भाई 100% अपने आप में वोट होते, इनवैलिड वैलिड वाला कोई केस नहीं है, ठीक है। या तो एक इनवैलिड का केस होता है या फिर एक होता है नॉट पोल्ड का केस, दोनों केस इसमें नहीं है, इस केस में, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो 100 के 100% पूरे वोट डले, पहले वाले बंदे ने 30% खा लिए, दूसरे वाले बंदे ने 34 खा लिए, दोनों ने कुल मिला के 64% खत्म कर लिए। अगर 64 इन्होंने खत्म कर लिए तो बाकी बचे हुए तीसरे कैंडिडेट को मिलेंगे, तीसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, 6 4 36%, यानी कि विजेता तो तीसरा ही हुआ, उसी का नहीं बता रहा है हमको। 36% वोट हुए, तो मेरे को क्वेश्चन ने क्या बोला है, मेरे को क्वेश्चन ने बोला 100% की वैल्यू 17000, तो 36% की वैल्यू बता दो। 17000 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 36, ठीक है। दो जीरो से मैंने दो जीरो काट दी, 170 17 मल्टीप्लाई में 36। अब इसकी मल्टीप्लाई मेरे को करनी पड़ेगी, कर लेते। तो 17 मल्टीप्लाई में 36, 6 सत्ते 42 का 2, 4 हासिल, 6 कम 6 7 21, 21 और 6 27, 27 और 4 27 और 4 31, 3 हासिल, और 3 एकम 3 और 3 6, यानी कि 6120 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। फिर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इफ 66% ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 ऑफ बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो में बी। 66% को मेरे को पता है क्या लिख सकता हूं मैं, 66% को 66 अपॉन में 100, 2 से जब मैं काट दूंगा तो 33/50 ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 ऑफ बी। ए बी का मेरे से रेशो पूछा हुआ है, ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11, ए ऊपर ही रख लेते हैं, इस बी को नीचे ले आते हैं, इसको उल्टा करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो ए और बी का कितना रेशो आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 10 रेशो में 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, if 5p is equal to 6q is equal to 8r, then find the ratio of p ratio q ratio r। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है भाई, मेरे को पता है कि 5p की जगह कुछ और लिखते हैं, मेरे को पता है कि 5p इज इक्वल टू 6q इज इक्वल टू 8r के। मैंने बोला अगर मैं p और q को देखूं सर, मैंने बोला यहाँ पे मैं रेशो लिख लेता हूँ p q r। मैंने बोला अगर मैंने p को देखा तो p की वैल्यू अगर 6 है तो q की वैल्यू इस हिसाब से 5 होगी, यानी कि p और q के बीच में मेरे को रेशो पता चल गया कि p अगर 6 है तो q जो है वो 5 होगी, अगर p 6 है तो q जो है वो 5 होगी। सेकंड वाली कंडीशन के लिए मैंने बोला अगर इन दोनों को अगर मैं देखता हूं, अब इन दोनों को देखता हूं, पहले मैं इन दोनों को देख चुका हूं, ठीक है, इन दोनों को देखूं तो q की वैल्यू अगर 8 है तो r की वैल्यू जो है वो इस हिसाब से 6 हो जाएगी। अगर q की वैल्यू 8 है तो r की वैल्यू इस हिसाब से 6 हो जाएगी। अब मेरे को दोनों पता चल गए, एक बीच का पता चल गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 6 48, 8 पंजे 40 और 6 पंजे 30, 2 से कट जाएगा सब कुछ, 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई रेशो में 20 रेशो में 15। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। हाँ, पढ़ लीजिए एक बार।
क्वेश्चन नंबर 17, 12 टैप्स हैविंग द सेम साइज फिल ए टैंक इन 36 मिनट्स। 12 टैप जो सेम साइज के हैं वो टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं। इफ 4 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब कि 4 टैप्स जो हैं वो बंद हो गए, हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग टैप्स टेक टू फिल द टैंक। अगर मैं टोटल टैंक की बात करूं तो टोटल टैंक निकालने के लिए मेरे को कैपेसिटी स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम चाहिए। स्पीड मेरे पास क्या है, 12 टैप्स हैं और टाइम कितना है 36 मिनट है। भाई मैंने बोला 12 टैप्स 36 मिनट, ये मेरा टोटल काम हो गया। अगर 4 आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं तो बाकी बचे हुए 8 काम कर रहे होंगे, बाकी बचे हुए 8 काम कर रहे होंगे तो 8 से मैं डिवाइड कर देता हूं। 8 चौक 32, 8 से 2 नहीं कटेगा, 4 अट्ठे 32, 4 नहीं 36 और 2 छिक और 9 छिक 54 मिनट में ये इस टैंक को भर देंगे। ठीक है, 54 मिनट्स में ये इस टैंक को फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 ट्रेन्स विद लेंथ 117 मीटर 126 मीटर रेस्पेक्टिवली आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। बस इस क्वेश्चन में इस लाइन का ध्यान रखना है कि वो एक दूसरे की तरफ आ रही है। डिस्टेंस तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल करूं कितना डिस्टेंस होगा तो वो होगा 117 प्लस में 126 मीटर। स्पीड डिपेंड करती है कि वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं या फिर सेकंड कंडीशन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, सॉरी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इस वाले केस में क्योंकि अंदर की तरफ को आ रहे हैं, यहाँ पे केस जो है प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड जो है आपस में माइनस हो जाएंगे। हमारा केस कौन सा है, हमारा केस है ये वाला, क्योंकि टुवर्ड ईच अदर आ रही है। तो 13 और 14 जो है मिली सेकेंड्स, 13 और 14 मिली सेकेंड्स, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, स्पीड जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 27 सेकेंड्स, 27 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 27 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 117 प्लस में 126, स्पीड कितनी हो गई हमारी 27 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 6 दूनी 12, 13 का 3, 1 हासिल, 2 3 और 1 4 और 1 और 1 2, 243 और स्पीड कितनी हो गई 27 से इसे मैं डिवाइड करूंगा तो 9 सेकेंड जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, रजत bought a pen for ₹2650 and sold it to Fahad. If Rachit earned profit 138%, what price of the Fahad buys it? रोचित ने पेन खरीदा, मेरे को नहीं पता कितने में खरीदा, मैंने बोला भैया उसने तो 100% में खरीदा था, उस पर उसने प्रॉफिट भी कमा लिया, यानी कि उसने बेच कितने का दिया 138% का। अगर 138 का परसेंट का बेच दिया और बेचा किसने, उसने फवाद को बेचा, कितने में बेचा 2650 में बेचा, सॉरी 2650 में खरीदा, फवाद को 138% में बेचा, यानी कि मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि जो 100% की वैल्यू है जिसमें रचित ने खरीदा था अगर वो 2650 है तो फहाद ने जो है वो 138% पे खरीदा होगा, 138%। तो कर लेते हैं 2650 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 138, काट लेता हूं, 0 से 0 खत्म और 2 से ये 2 6 12 और 2 नहीं 18 और 5 से कट जाएगा 55 25 5 15। इकाई का अंक देख लेते हैं एक बार, 9 27, इकाई का अंक आएगा 7। इकाई का अंक 7 जो है वो एक ही उसमें है, एक ही ऑप्शन में है, तो मैं तो इसके आगे कैलकुलेशन करने नहीं वाला था। 53 मल्टीप्लाई में 69 में इकाई का अंक जो आएगा 9 27 यानी कि 7 आएगा। ठीक है, चाहे आप करके देख लो, अगर 7 आएगा और मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो या तो मेरा वो राइट है वरना कोई सा भी राइट नहीं है, अगर गलत भी हो जाता है तो। ठीक है, तो मैं इससे आगे नहीं करने वाला था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3657 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। सम इज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड शिल्पा इन द रेशियो 3:5। राम शेयर इज 4200, फाइंड द टोटल अमाउंट। भाई फाइंड द टोटल अमाउंट का मतलब है मेरे से 8 की वैल्यू पूछ रहा है और मेरे को इसने राम की वैल्यू दी है। अगर राम की 3 की वैल्यू 42,000 है तो मैं बोलूंगा भैया जी 3 इज इक्वल टू 42,000 के 8 निकाल देता हूं, टोटल मेरे से पूछा है 42,000 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 8, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14,000,
14,000, 14 8 एकम 8, 8 चौक 32, यानी कि 112 और 3 जीरो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास का यही अंत रखते हैं। आपसे अगर मिलना हुआ तो शाम को मिलना होगा, वरना फिर आपसे कल ही मिलना होगा। बाकी मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसकी जीएस भी आपको करा दूं, जिससे आपके फर्दर एग्जाम्स में ना थोड़ा आपको बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि जीएस तो सब सेम ही आती है, मतलब कुछ ज्यादा फर्क आता नहीं है। तो मेट्रोन का हुआ, सुपरिटेंडेंट का हुआ, मेट्रो, ठीक है, सुपरिटेंडेंट का हुआ, और आपका किसका एग्जाम आ रहे हैं, जेएससी का एग्जाम हुआ आपके, फिर पीजीटी टीजीटी के भी एग्जाम आएंगे, उनकी डेट भी आने वाली है। तो अभी 12-15 तक आ जाएगी उनकी डेट भी, जहां तक अगले महीने उन्हीं की होगी। तो अगर कोशिश रहेगी जीएस हो सका तो मैं जीएस भी करा दूंगा, बाकी एक वीडियो देखता हूँ शाम तक बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।